नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीप चौधरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के हमारी इस क्लास में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज हम इस क्लास में क्या देखने वाले हैं, हम बात करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि बीजगणितीय व्यंजकों के बारे में, जिसमें हम रेखीय समीकरण के बारे में बात करेंगे कि रेखीय समीकरण के को सॉल्व कैसे किया जाता है, हल कैसे निकाले जाते हैं, क्या क्या चीज़ें इनमें ध्यान रखने वाली हैं और किस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप कॉपी और पेन लेके बैठे हुए होंगे और जो भी चीज़ मैं लिखवाऊंगा आप उसको नोट डाउन जरूर करेंगे। अभी हमने बीजीय व्यंजकों में जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप सीखते चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेखीय समीकरण की, यानी कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। तो अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन की यानी कि रेखीय समीकरण की, रेखीय समीकरण या फिर लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन कई लोग लाइनर इक्वेशन में बोल देते हैं, एक ही चीज है, प्रोनाउंसिएशन का फर्क पड़ जाता है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। लीनियर इक्वेशन या फिर रेखीय समीकरण दोनों एक ही चीज है। क्या होती है, किस तरह से लिखा जाता है, देखो अगर हम बात करते हैं यहां पे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, इसको बोलते हैं रेखीय समीकरण। देखो चूंकि जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति की बात करते हैं तो रेखा को निरूपित करने के लिए एक जो स्टैंडर्ड आपके पास में इक्वेशन होती है वो ये फॉर्मेट होता है। तो ये एक लाइन को भी, सीधी सरल रेखा को भी निरूपित करता है, इसलिए इसको रेखीय समीकरण कहा जाता है। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, ये जो आपके पास में ए बी सी है, ये जो ए बी और सी है, इनको बोलते हैं अपन अचर, अचर या कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, वह मान जो हमेशा स्थिर रहते हैं, जिनका मान बार बार परिवर्तन नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अचर। मैं भी इक्वेशन लिख के दिखाऊंगा। तो यहां पे ध्यान रखना है कि ए बी सी का मतलब क्या है, अचर। यहां पे x और y जो होते हैं इनको बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं बच्चे, चर बोलते हैं इसको, वेरिएबल बोला जाता है इसको। वेरिएबल के मान जो है वो इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। भाई इक्वेशन पर डिपेंड करता है कि इक्वेशन किस प्रकार है, उसको सॉल्व करने पर क्या मान आएंगे, हर बार अलग अलग होते हैं। तो x और y जो है वो वेरिएबल यानी कि चर कहलाते हैं। अब अगर मैं कहूं आपसे कि द्विघात समीकरण क्या होती है, तो उसकी बात हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम रेखीय समीकरण को पूरा पढ़ लेते हैं। तो उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करता हूं, कुछ उदाहरण में लिख के बताता हूं आपको, जैसे 5x प्लस का 7y बराबर जो है 8, ये भी एक रेखीय समीकरण है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, रेखीय समीकरण में बहुपद की घात हमेशा एक होती है। रेखीय समीकरण में बहुपद की घात हमेशा कितनी होती है, एक। ध्यान दीजिएगा, यहां पे बहुपद की घात यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमेशा 1 होती है। क्यों, क्योंकि x की घात भी 1 है, y की घात भी 1 है। किसी भी बहुपद की घात जो है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है, उसमें उपस्थित वेरिएबल यानी कि चर की अधिकतम घात को कहा जाता है। तो यहां पे चर x और y है और x और y की अधिकतम घात कितनी है, 1। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है उसको 1 कहा जाएगा। क्लियर। तो 5x प्लस 7y बराबर 8। अब यहां देखो, अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम समझते हैं यहां पे, तो एक चीज मुझे साफ साफ पता लग रही है कि 5, 7 और 8 ये तो क्या है हमारे पास में, अचर, कांस्टेंट जिसको बोल रहे थे अपन। और यहां पे x और y जो है वो क्या है बच्चे, चर यानी कि वेरिएबल। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे एक्स वाई के फॉर्मेट में ही लिखा है, आप हो सकता है आपको ऐसा भी लिखा हुआ दिख जाए। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे 5a या 13a माइनस 12b बराबर 0, ये भी एक रेखीय समीकरण है। अगर मैं कहूं 5a बराबर 7, ये भी रेखीय समीकरण है। 3x बराबर 7y
प्लस का 2, ये भी एक रेखीय समीकरण है। तो ये सारे जो है वो रेखीय समीकरण के उदाहरण हैं। तो मुझे ये तो बताने में कोई दिक्कत नहीं है और ना आपको समझने में दिक्कत हुई होगी कि रेखीय समीकरण क्या होती है। लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल जो होते हैं एक्स वाई ए बी सी जो होते हैं, उनकी पावर हमेशा कितनी होती है? 1। मैक्सिमम पावर कितनी होती है? 1। चलिए अब बात करते हैं इनको आगे सॉल्व करने की। देखिएगा, अगर मैं आपसे बात करता हूं, अगर मैं इसमें एक चीज देख लेता हूं कि भाई रेखीय समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं। तो रेखीय समीकरण में होता क्या है बच्चे, मान लीजिए अगर मेरे पास में दो इक्वेशंस हैं, उदाहरण के तौर पे मैं एक लिखता हूं 2x प्लस 3y बराबर 12 और यहां लिख लिया जाए 3x प्लस का 2y बराबर 10 के। ये हमारे पास दो इक्वेशन है। भाई सीधी सी बात है, ये चीज तो आप समझ के चलो कि एक इक्वेशन के थ्रू वेरिएबल यानी कि चर के मान नहीं निकाले जा सकते। अगर मैं कहूं कि 2x प्लस 3y बराबर 12 में x और y का मान क्या होगा, तो आप नहीं निकाल सकते। भैया पढ़ाया जाता है कि जितना वेरिएबल होते हैं, जितने चर होते हैं, उतनी ही समीकरण होनी चाहिए, तभी उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मुझे 2x प्लस 3y बराबर 12 और 3x प्लस 2y बराबर 10 दो समीकरण दे रखी हो और x और y के मान निकालने हो, तो आई थिंक सबको निकालना आता है। तो यहां पे थोड़ा सा डिटेल में बढ़ते हैं इनको कि किसी भी दो समीकरणों के, रेखीय समीकरणों को सॉल्व करने के कितने तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका जो होता है, सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि आप जो है इसमें एक विधि लगाओ जिसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, कोई सी भी एक समीकरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें क्या करते हैं, कोई सी भी एक समीकरण ली 2x प्लस 3y बराबर 12, यहां से x का मान निकाला। कैसे कि 2x बराबर 12 माइनस का 3y, तो यहां से हमें पता लग रहा है कि x बराबर 12 माइनस का 3y बटे में 2, ये आ गया। और ये x बराबर 12 माइनस 3y बटे 2 हम यहां रख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 2 में, ठीक है, x का मान रखने पर। तो अगर मैं आपसे कहूं 3x की जगह क्या रखें अपन, 12 माइनस का 3y बटे में 2, ये रख दिया, प्लस का 2y, प्लस का 2y,
और बराबर कितना है 10। इसको सॉल्व करके हम y का मान निकाल सकते हैं। चलो सॉल्व करते हैं भाई। यहां से पूरे का लघुत्तम लिया, पूरे का लघुत्तम कितना आ गया 2। यहां से 12 तिया 36 माइनस 3 तिया 9y प्लस का 2 दूनी 4y और बराबर कितना आया 10। अब यहां समझो कि माइनस का 9y और प्लस का 4y, माइनस का 5y हो गया, तो 36 माइनस का 5y और ये 2 उधर गुणा होके 20 हो गया। ये भी ठीक है। बताइए 20 इधर आके माइनस होगा 36 में 16 और 5y इधर जाके प्लस का, तो 5y बराबर 16, तो y का मान आएगा 3.2। y का मान कितना आया 3.2। और जब y का मान 3.2 आ चुका है तो y का मान इस समीकरण में रख दो, x का मान भी आ जाएगा। तो y बराबर 3.2 रखने पर, आप बोलोगे सर ये तो बहुत बड़ा हो गया, तो मैं आपको तरीके बता रहा हूं, एक एक करके सारे तरीके पढ़ेंगे। फिलहाल मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है वो चीज समझा रहा हूं, फिर इसके बाद अगला मेथड बताऊंगा, फिर उसके बाद अगला मेथड, आखिर में करना किससे वो बताऊंगा। तो फिलहाल इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो जब y बराबर 3.2 रखोगे तो 3x प्लस 2 गुणा 3.2 बराबर 10 के, ये 3.2 का डबल कितना हुआ 6.4, 6.4 तो जाके माइनस होगा तो यहां बचेगा 3.6 और यहां पे 3x तो है ही सी, तो x का मान आ गया 1.2। तो x का मान 1.2, y का मान 3.2, दोनों मान आ गए। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि लगाते हो तो। पर लगाना नहीं है भाई। हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट, प्रतिस्थापन का मतलब प्रतिस्थापित करना। तो हमने यहां से वो समीकरण जो थी ना पहली वाली समीकरण, उससे 3y को इधर ले गए, फिर 2 का भाग लगाया तो x का मान ये आ गया। x का मान समीकरण 2 में रख दिया भाई। ये वाली समीकरण 1 हो गई, इसको नाम दिया समीकरण 1, इसको नाम दिया समीकरण 2। तो जब 1 और 2 समीकरण हो गई तो x और y, x का मान निकाल के रख दिया, y का मान आ गया, इस y का मान इसमें रख दिया तो यहां पे x का मान आ गया। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी। इसी को अगर मैं दूसरे तरीके से देखूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं दूसरा मेथड देखूं तो सेकंड मेथड हमारे पास जो है, ठीक है, सेकंड मेथड है, इसको बोलते हैं वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी बोलते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलिए, तो ये 2 चीजें हैं, ये दूसरा मेथड है। तीसरा जो लगाना है वो बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल जो है वज्र गुणन विधि में वही एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। भाई हमने क्या किया था, यहां लिया था 2x प्लस 3y बराबर 12 और 3x प्लस 2y बराबर 10। 2x प्लस 3y बराबर 12 और 3x प्लस 2y बराबर 10 के। क्लियर? अब यहां समझना यह है कि अगर मैं आपसे बात करता हूं, अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ये वाला तो हो गया A1, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, A1। तो इनके नाम देख लो आप, इसको लिख दिया A1, इसको लिख दिया A2, इसको लिख दिया B1, इसको लिख दिया B1, इसको लिख दिया B2, इसको लिख दिया C1, इसको लिख दिया C2। क्लियर? तो वज्र गुणन विधि क्या बोलती है कि यहां पे अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो इस वाले फॉर्मूले में सबकी वैल्यूज पुट कर दो। क्या है फॉर्मूला? है x अपॉन, ये पढ़ा भी होगा आप में से बहुत सारे लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, x अपॉन B1C2 माइनस B2C1 बराबर y अपॉन C1A2 माइनस A2C1 बराबर 1 अपॉन, ठीक है, A1B2 माइनस A2B1। यहां पे आप जो है ABC के A1B1C1 और A2B2C2 के मान रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। भाई B1 का मान कितना है 3, तो रख के देखते हैं, x बटे में 3 गुणा C2 का मान कितना है 10,
B2 का मान कितना है 2 और C1 का मान 12 बराबर y C1 का मान कितना है 12, ठीक है। यहां पे C1 A2, हाँ ठीक है, A1 B2 C1 B1 C2 C1 A2 A1 C2, ठीक है। A1 C2 आएगा यहां पे, A1 C2 आएगा, A1 C2, ठीक है। C1 A2, अब यहां सॉल्व करना चाहते हो तो इसमें वैल्यूज रखनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा टाइम खर्च होगा। तो ये सारे तरीके जो है ना ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं। अब इनमें आपको सबसे बढ़िया तरीका कौन सा याद रखना है और जिसको लगाना भी है एग्जाम में, वो बता रहा हूं। तो पहला अपन ने बताया सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि, दूसरा वज्र गुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और तीसरा जो होता है वो है हमारे पास में ये वाला थर्ड मेथड, सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको याद रखना है। ये आप सब लोगों ने पढ़ा भी है और इसको बहुत बार काम में भी लिया है, विलोपन विधि। कौन सी? विलोपन विधि, यानी कि इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड में एलिमिनेशन यानी कि विलोप, हटाना, कैसे समझो। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहता हूं यहां पे 2x प्लस का 3y बराबर 12 और यहां आया 3x प्लस का 2y बराबर 10 के। ये दो समीकरण है हमारे पास में, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। इनको हम सॉल्व करना चाहते हैं तो इनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? विलोप करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों में दो दो वेरिएबल है, x और y, दो दो चर है। उनमें से कोई सा भी एक चर जो है उसके गुणांक को समान बनाएंगे, किसी भी एक चर के गुणांक को समान बनाएंगे। तो माना मैं एक काम कर लेता हूं, मैं क्या करता हूं, x को दोनों जगह समान बना लेता हूं। तो यहां पे 2x है, यहां पे 3x है, तो इसको 2 को और 3 को समान करने के लिए 2 तिया 6, इसको मैं 3 से गुणा करवाऊंगा और इसको 2 से गुणा करवाऊंगा, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 को तो हमने 3 से गुणा करवाया, समीकरण नंबर 2 को 2 से गुणा करवा दिया। तो 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9y और 12 तिया 36, 2 तिया 6x, 2 दुनी 4y और यहां पर आया 10 दुनी 20, ठीक है। यहां पे आ गया। तो समीकरण नंबर 1 को 3 से गुणा किया, 2 को 2 से गुणा कर दिया, तो यहां देखो 6 6 बराबर है। अब दोनों समीकरणों को माइनस कर दो। जब दोनों समीकरणों घटाया तो 6x प्लस का 6x माइनस का कट गया। यहां 9y में से 4y घटाओ तो कितना आएगा? 5y। और यहां पे 36 में से 20 घटाया तो कितना आया? 16। बताओ 5y का मान 16 है तो y का मान कितना आएगा? तो यहां से y का मान आ गया 16/5 यानी कि 3.2 y का मान आ गया। और y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो तो x का मान आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखा तो 2x प्लस का 3, y बराबर क्या रखा? 3.2 बराबर कितना है? 12, ठीक है। 2x प्लस 3 इंटू 3.2 बराबर 12 के। यहां से 2x प्लस 3 तिया 9 तो 9.6 आ गया, बराबर 12 के आ गया। ये 9.6 उधर जाके माइनस होगा तो यहां पे आपके पास में जो आएगा वो 2.4 आएगा और यहां पे 2x है ही सही, तो x की वैल्यू यहां से आएगी 1.2, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आई और ये y की वैल्यू आई। अगर आपको याद हो तो पहले मेथड से भी यही मान आए थे। तो सबसे बढ़िया तरीका है ये वाला, इसमें औरों के मुकाबले कम टाइम लगता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो तीसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि, इसमें औरों के मुकाबले कम टाइम लगता है। तो यहां पे सबसे बढ़िया तरीका यही माना जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक एग्जाम्पल मैं और करके दिखा देता हूं इस पे। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास में इस तरह से है 7x प्लस का 18y बराबर जो है 20 के है, या फिर 7x प्लस 18y बराबर 40 के है। यहां पे 3x प्लस का 5y
बराबर जो है वो मान लीजिए 15 की है। इनको सॉल्व करके, या फिर कई बार ये लिख दिया जाता है कि मूल ज्ञात कीजिए, ये सवाल आ जाता है। मूल को इंग्लिश में बोला जाता है रूट्स, अथवा जीरो भी बोल दिया जाता है, अथवा इंग्लिश में एक और वर्ड नाम दे दिया जाता है जीरोज। ठीक है, दी गई दो समीकरणों में x और y के मान निकालिए, अथवा मूल निकालिए, अथवा जीरो निकालिए, अथवा शून्य निकालिए, या फिर रूट निकालिए, सब एक ही चीज है। तो कुल मिलाकर इन समीकरणों को सॉल्व करके आपको x और y का मान निकालना है। तो अब आप x और y का मान कैसे निकालोगे, ये चीज आपको सोचनी है इस केस में। तो हमने अभी भी कहा था या तो हम x का गुणांक समान बनाएंगे या y का। तो चलिए, पिछली बार x का बनाया था, अब की बार y का बनाते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे 18 है, यहां 5 है, 18 और 5 का एलसीएम होता है 90। तो इस वाली को 5 से गुणा किया, इस वाली को 18 से गुणा किया, 18 दिया 54x, 18 पंजे 90y, और 18 इंटू 15 कितना हुआ 270। यहां पे 5 सत्ते 35x प्लस का 18 पंजे 90y, और यहां पे 5 चौक 20 यानी कि 200। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो y का कोफिशिएंट था वो बराबर आना चाहिए था, आ गया। तो अब हम सॉल्व करने के लिए जो है दोनों को माइनस कर देंगे। दोनों को माइनस करना स्टार्ट किया तो 90y से 90y तो कट गया। 54x में से 35x घटाया तो यह आएगा 19x, और यहां पे 270 में से 200 घटाया तो 70 आया। तो x का मान आया 70/19। ये तो आ गया x का मान। अब मुझे x का मान मिल चुका है और y का निकालना है, तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूं। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 3x + 5y। तो 3 और x का मान क्या रखोगे, 70/19 प्लस 5y बराबर कितना है बच्चे, 15 के। 5y तो ठीक है, 17 तिया 51, उधर जाके माइनस होगा तो 15 - 51/19 करके। ठीक है, 15 - 51/19। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 19 को 15 से गुणा करो। ठीक है, कितना आएगा 285। 285 में से 51 घटाओ और बटे में 19 है, बराबर किसके है 5y की वैल्यू। 285 - 51 234/19, ये 5 नीचे जाएगा तो y की वैल्यू आएगी 234/19 पंजे 95। अगर ये आगे सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं तो यही y की वैल्यू होगी। तो x और y के ये मान आए, और इन मान को हम चाहें तो मूल भी बोल सकते हैं, रूट भी बोल सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। अच्छा, कई लोग दिमाग में सर मूल क्या होते हैं, तो ध्यान रखना, चरों के वह मान लिख लेना कहीं पे डेफिनेशन। चरों के वह मान या वेरिएबल्स की वो वैल्यूज जिनको समीकरण या इक्वेशन में रखने पर समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाता है, उसको बोलते हैं समीकरण के मूल बोला जाता है। दोबारा बोल देता हूं, किसी भी समीकरण के शून्य, मूल, रूट या जीरो वेरिएबल के यानी कि चरों के वह मान होते हैं जिनको समीकरण में रखने पर समीकरण के दाएं पक्ष का मान बाएं पक्ष के बराबर हो, तो उन्हें हम समीकरण के मूल कहते हैं। क्लियर है ये चीज? अब यहां तक आपको ये तो निकालना आ गया कि x और y के मान कैसे निकालते हैं रेखीय समीकरण में। लेकिन अगर हम आगे बात करते हैं कि कई बार जो है रेखीय समीकरण पे एक कॉन्सेप्ट और पूछा जाता है। भाई हमने क्या कहा कि ax + by, भाई हमने क्या कहा, ax + by + c बराबर 0 के। ये क्या है, एक समीकरण है, किसकी है, रेखा की समीकरण। तो अगर मान लीजिए एक रेखा जो है दूसरी रेखा के साथ बनाई जाए, तो इन दो रेखाओं में क्या संबंध होगा,
तो दो रेखाओं में तीन संबंध होते हैं कुल मिला के, या तो दोनों रेखाएं काटती है, या रेखाएं समांतर होती हैं, या रेखाएं संपाती होती हैं। इंग्लिश में बोले तो या तो दोनों लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट करेगी, या दोनों लाइन पैरेलल होगी, या फिर दोनों लाइन जो है वो कैसी होगी आपके पास में, ओवरलैप करेगी। ठीक है, तो यहां पे ध्यान क्या रखना है कि क्या मैं समीकरण देख के सॉरी तो क्या मैं समीकरण देख के ये पहचान सकता हूं क्या कि बनने वाली दोनों लाइनें जो हैं वो इंटरसेक्ट करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, या समांतर पैरेलल होगी, या फिर जो है आपके पास में संपाती यानी कोलिनियर होगी। तो ये हम समझ सकते हैं कैसे। मैं दो इक्वेशन लेता हूं, ध्यान देना, मैं दो इक्वेशन लेता हूं, ये ध्यान समझना। a1x, इसको दोबारा लिखता हूं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। पहली इक्वेशन तो ये हो गई, ये फर्स्ट इक्वेशन, पहली लाइन की इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तो अगर मेरे पास में दो इक्वेशन दे रखी है, अब दो इक्वेशन के बीच में क्या क्या संबंध होंगे वो ध्यान समझिएगा, बहुत ही काम की चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। पहला फंडा, अगर कभी भी ऐसा हो, इफ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू, ठीक है, b1 अपॉन b2 के हो, यानी कि a1 a2 का अनुपात b1 b2 के अनुपात के बराबर नहीं हो, a1 a2 का अनुपात b1 b2 के अनुपात के बराबर नहीं हो, पहली कंडीशन तो ये। तो हम कहेंगे तो दोनों रेखाएं समांतर होगी, दोनों रेखाएं कैसे, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, सॉरी, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। पहली कंडीशन, प्रतिच्छेदी को बोलते हैं इंटरसेक्ट। तो मींस डायग्राम जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, एक लाइन ये होगी, एक लाइन ये होगी, ये दोनों लाइनें इस तरह से बनेगी। क्लियर? तो पहली कंडीशन समझ में आ गई होगी सबको कि दोनों रेखाएं जो है वो प्रतिच्छेदी होंगी, यानी कि इंटरसेक्ट करेगी, अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के। दूसरी कंडीशन, सेकंड कंडीशन भैया, सेकंड कंडीशन में आपसे बोला जा रहा है यदि a1 अपॉन a2 बराबर हो b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 c2 के हो। भाई a1 अपॉन a2 अगर b1 b2 के बराबर नहीं होगा तब तो आप ऐसे बोल ही दोगे रेखाएं क्या समांतर, सॉरी, प्रतिच्छेदी करेगी। लेकिन अगर a1 a2 b1 b2 के बराबर तो हो जाए, लेकिन c1 c2 के बराबर नहीं हो, तो रेखाएं जो है, इस केस में रेखाएं क्या बनती है, समांतर होती है। रेखाएं कैसी होती है बच्चे, समांतर होती है, समांतर को बोलते हैं पैरेलल। ठीक है। तीसरी कंडीशन, इसका डायग्राम भी बना दूंगा साथ के साथ में, ठीक है, इसका भी डायग्राम बना देंगे। थर्ड कंडीशन बोलती है कि यदि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, यानी कि a1 a2 का मान b1 अपॉन b2 के बराबर हो और बराबर हो c1 अपॉन c2, मतलब तीनों अनुपात आपस में बराबर हो, तो फिर रेखाएं जो है इस केस में समपाती होती है। समपाती को इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर। इनके डायग्राम समझा देता हूं। देखो भाई, अगर मैं आपसे कहूं, इसको समझ लो, अच्छी चीज है। ठीक है, ये रेखा जो है वो इस तरह से हो कि ऐसे डायग्राम को बोलते हैं कि दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर। इनके बीच का गैप जो है वो हमेशा सेम रहेगा, और ये तभी पॉसिबल है जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर तो हो, लेकिन c1 c2 के बराबर नहीं हो। क्लियर?
नेक्स्ट, अगर मान लीजिए तीनों ही अनुपात बराबर हों आपस में, तो फिर रेखाएं ना तो प्रतिच्छेदी होती है ना समांतर होती है, क्या होती है? संपाती। अब संपाती रेखाएं कैसे बनती है, ध्यान समझना भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि एक लाइन तो ये हो गई, आप चाहें तो ऐसा भी डायग्राम ले सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। एक लाइन तो ये हो गई, दूसरी लाइन जो है वो इसी के ऊपर होगी, कलर चेंज कर देते हैं इसका, या इसको डॉट डॉट से दिखाते हैं, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहोगे इसमें। लो भाई, ठीक है। तो ये दो लाइनें हैं, एक के ऊपर एक लाइन से, दोनों लाइन जो है एक के ऊपर एक है। एक लाइन तो ए बी है और दूसरी लाइन क्या है आपके पास में? सी डी है। दूसरी लाइन क्या है बच्चे? सी डी है। तो दोनों लाइनें एक के ऊपर एक हैं, तो ये रेखाएं कहलाती है संपाती। और ये तभी संभव है जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 के। अभी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी दो रेखाओं के समीकरण दे रखे हों तो आपको चेक करना है कि A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर तो नहीं है। तो अगर B1 B2 के बराबर नहीं है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी है, कुछ देखना ही नहीं है। लेकिन अगर ये बराबर हो जाता है तो फिर C1 C2 को भी केस में लेके आना है। अगर ये बराबर नहीं है तो फिर रेखाएं समांतर है। और अगर जो है तीनों अनुपात आपस में बराबर हैं तो रेखाएं संपाती होगी, यानी कि इस तरह से लाइनें बनेगी। क्लियर? अब एक चीज और समझनी है, तो हमें इक्वेशन देख के पता लग जाएगा। अब हमें और चीज समझनी है, जब भी दो रेखाएं काटती है तो x और y का मान आता है। जितनी जगह वो काटेगी उतने ही उनके x और y के मान आएंगे, अर्थात मूल आएंगे, रूट आएंगे। तो अगर वो लाइनें एक जगह काटेगी तो एक मूल प्राप्त होगा, मतलब x का और y का एक एक मान प्राप्त होगा। ठीक है? यहां पे कभी काटेंगी नहीं तो कोई मान प्राप्त नहीं होगा, यानी कि ऐसी समीकरणों का कोई मूल प्राप्त नहीं होगा। यदि रेखाएं संपाती होगी तो संपाती रेखाएं अनंत जगह काटती है। जब अनंत जगह काटेगी तो मान भी अनंत प्राप्त होंगे, तो यहां पे अनंत मान प्राप्त होंगे। तो अगर मैं आपसे यह कहूं, इंपॉर्टेंट चीज सबसे ज्यादा, अगर मैं कहूं कि यहां पे जो है वो अद्वितीय हल प्राप्त होगा, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, तो गलत तो नहीं है ना? जब एक हल प्राप्त होगा, केवल एक हल प्राप्त होगा, तो केवल एक, दुनिया में कोई भी चीज हो तो उसको क्या बोलते हैं? अद्वितीय, यानी कि यूनिक। जब रेखाएं समांतर होगी, कहीं काटेगी नहीं, तो यहां पे होता है शून्य हल प्राप्त होंगे। यहां कितने हल प्राप्त होंगे? शून्य। तो यानी कि हम कहेंगे जीरो सॉल्यूशन, इसमें कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। लास्ट वन में अनंत जगह टच करेगी तो यहां पे हम कहेंगे सर अनंत हल प्राप्त होंगे। कितने हल प्राप्त होंगे? अनंत हल, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन प्राप्त होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे आपके पास में। तो ये चीजें आपको इस तरह से पता होना चाहिए कि अगर कभी भी तीन रेखाओं का इक्वेशन यानी कि समीकरण दे रखा है तो वो रेखाएं संपाती होगी, समांतर होगी, प्रतिच्छेदी होगी, या आप इक्वेशन देख के बता सकते हो। या तो वो इंटरसेक्टिंग होगी, या वो पैरेलल होगी, या फिर वो क्या होगी? ओवरलैप करेगी। अब एग्जाम्पल से बताता हूं, समझाता हूं, चलो देखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं समीकरण 5x प्लस 7y प्लस का 18 बराबर 0 और 3x प्लस का 8y प्लस का 18 बराबर 0, ठीक है, ऐसा दे रखा है। और आपसे पूछा जाए कि दी गई समीकरणों की रेखाएं कैसी होगी और चार ऑप्शन दे दिए जाएं। पहला ऑप्शन, रेखाएं समांतर होगी, यानी कि पैरेलल होगी। दूसरा ऑप्शन, आपसे कहा जाए कि रेखाएं जो है समपाती होगी, यानी कि कोलिनियर होगी। तीसरा ऑप्शन,
रेखाएं जो है प्रतिच्छेदी होगी, यानी कि इंटरसेक्टिंग होगी, इंटरसेक्ट करेगी। और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो आप कौन सा ऑप्शन लगा के आओगे? 5x प्लस 7y प्लस 18 बराबर 0, 3x प्लस 8y प्लस 18 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे? कंडीशंस चेक करेंगे। कौन सी वाली? a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 वाली। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूं, तो मैं क्या करूंगा? a1 अपॉन a2 यानी कि 5/3, b1 अपॉन b2 यानी कि 7/8। अब पहले मैं इनको चेक करूंगा, फिर जरूरत पड़ी तो c1 c2 को लेके आऊंगा। लेकिन मुझे पता लग रहा है कि a1 अपॉन a2 c1 अपॉन c2 के बराबर ही नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो हम कहेंगे रेखाएं जो है वो रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदी होगी सर। रेखाएं इंटरसेक्ट करेगी, और रेखाएं इंटरसेक्ट करेगी कौन से ऑप्शन में दे रखा है? सी ऑप्शन में। तो ये आपका आंसर। तो ये सवाल इस तरह से होगा। क्लियर? उम्मीद करता हूं बहुत आसानी समझ में आ गया होगा। अगला सवाल। अब यही सवाल घुमा फिरा के भी कई बार पूछा जाता है। कैसे? समझिएगा। यदि 3x प्लस 7y बराबर 24, 5x माइनस का ky बराबर जो है 36 है। ठीक है, 36 से रेखाएं समांतर हो। उसने खुद ने ही बोल दिया कि रेखाएं कैसी हो? पैरेलल हो, समांतर हो। तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब दी गई समीकरणों के लिए उसने खुद ने आगे से आपको यह चीज दे दी है कि दी गई दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। कैसी है? समांतर है। तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं, आपके दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए कि जब दो रेखाएं समांतर होती है, चूंकि रेखाएं समांतर है और रेखाएं समांतर यानी कि पैरेलल होती हैं, तो इसका मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के। तो हमें जो है ये इक्वल टू वाला सिंबल लेना है। इससे काम निकाल, a1 का मान 3, a2 का मान 15, b1 का मान 7, b2 का मान -k। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे? 3/15 बराबर 7/-k के। ठीक है, 3/15 बराबर 7/-k के। इसको सॉल्व करना है। तो 3 से काटा 5 बार, इधर आ गया माइनस का k और 7 पंजे 35। ठीक है, अब हमें k का मान पूछा गया है, ना कि -k का। तो k का मान निकालने के लिए इस माइनस को उधर लेके जाओगे तो आंसर आएगा -35। तो इस तरह से आप k का मान भी निकाल सकते हो। तो एक तो इस तरह के सवाल बनते हैं। मैंने आपको प्रतिच्छेदी भी बना के दिखाया, मैंने आपको दिखाया कि भाई समांतर रेखाओं का सवाल कैसे आ सकता है। और अब अगर मैं इनके हल की बात करूं कि भाई हमने कहा था ना शून्य हल, अद्वितीय यानी यूनिक हल, या फिर अनंत सॉल्यूशन यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, उन पे भी सवाल बन सकता है। कैसे? ध्यान दीजिएगा। दी गई रेखाओं के लिए हलों की संख्या यानी कि रूट्स की, हलों की संख्या ज्ञात कीजिए। दी गई रेखाओं के लिए हलों की संख्या यानी कि रूट्स की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, इक्वेशंस क्या क्या दे रखिए? पहला क्वेश्चन, मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। 3x प्लस 4y प्लस का 12 बराबर 0, 12x प्लस का 16y माइनस का 48 बराबर 0। दूसरा क्वेश्चन, 5x प्लस का 7y बराबर 18 के, और यहां पर आ जाए आपके पास में 25x माइनस का
या अच्छा इसको भी माइनस का कर देते हैं, माइनस का 7y बराबर 8 के, और यहाँ पर आ जाए आपके पास में माइनस का 35y बराबर यहाँ पर आ जाए 40 के, यहाँ बताना है। और तीसरा क्वेश्चन है आपके पास में कि 6x प्लस का 10y बराबर 8 के, और यहाँ पर आ जाए 10x प्लस का 6y बराबर 8 के। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। आपको बताना है तीनों क्वेश्चंस में कितने कितने रूट्स प्राप्त होंगे, आपको कितने कितने सॉल्यूशन मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, सबका अलग अलग चेक करना पड़ेगा। पहला, इसका अगर सॉल्यूशन चेक करते हैं, इसका अगर सॉल्यूशन चेक करते हैं तो देखो कैसे होगा। हम क्या करेंगे, 3/12 और 4/16 को कंपेयर करेंगे, और 12/-48 को भी कंपेयर करेंगे। देखो 3 से काटा 4 बार, तो यहां तो 1/4 आया, 4 से काटा 4 बार, यहां भी 1/4 आया, यहां से 12 से काटा 4 बार, यहां कितना है माइनस का 1/4। भाई A1/A2 बराबर B1/B2 है, बट नॉट इक्वल टू C1 C2 के है। तो जब भी आपके पास में A1/A2 बराबर B1/B2 के हो, बट नॉट इक्वल टू C1 C2 के हो, तो रेखाएं कैसी होती है, समांतर, यानी कि पैरेलल। तो पहला आंसर तो ये आ गया आपके पास में। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया। क्लियर। दूसरे क्वेश्चन का आंसर, दूसरे क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। यहां पे आपको क्या करना है, 5/25 -7/-35 और 8/40। देखो 5 से काटा 5 बार, तो 1/5 आया, माइनस माइनस कटी गया, 7 से ये भी 5 बार, तो 1/5 यहां आया, 8 से 5 बार काट दिया तो 1/5 यहां आया। तीनों ही बराबर हो गए, मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो जब A1/A2, B1/B2 और C1 C2 तीनों ही बराबर हैं, तो जब तीनों बराबर होते हैं तो रेखाएं कैसी होती है बच्चे, रेखाएं होती है बराबर समपाती। समपाती यानी कि कोलिनियर रेखाएं। और जब अच्छा हमने तो पूछा गया हलों की संख्या, तो जब रेखाएं समांतर होती है, जब रेखाएं समांतर होती है तो कितने हल प्राप्त होते हैं, 0। जब रेखाएं समपाती होती है तो हल कितने प्राप्त होते हैं, अनंत। और अब अगर हम लास्ट की बात करते हैं, लास्ट में क्या कहा गया है आपसे, ये लो भाई, लास्ट में आपसे कहा गया है 6/10 बराबर 10/6 और 8/8। भाई पहली बात तो यही बराबर नहीं है, तो जब यही बराबर नहीं है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 के, तो रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी। रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी, यानी कि इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग रेखाओं में केवल कितना सॉल्यूशन प्राप्त होता है, एक हल। तो इसका एक हल होगा, इसका अनंत हल होंगे, और इसके कितने हल होंगे, 0 हल होंगे। तो ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से कर सकते हो। ये मैंने 3 क्वेश्चन आपको यहां बताए एक साथ। उम्मीद करता हूं जो कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा था वो अच्छे समझ में आ गया होगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन अब आपके पास में आएगा जिसमें लीनियर इक्वेशंस के बारे में सवाल आते हैं कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, वेरिएबल कैसे होते हैं, उसकी डिग्री क्या होती है, उनको सॉल्व कैसे करते हैं, रूट क्या होता है, रूट निकालते कैसे हैं, और फिर लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है। तो ये सब क्वेश्चन जो है आप आराम से कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं ये वाला कॉन्सेप्ट क्लास जो है आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ में, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।